आपका स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा लेखिका अनीस जंग की एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाली रचना पर आधारित है। लॉस्ट स्प्रिंग यानी बचपन का खोया हुआ बसंत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस अनदेखे हिस्से का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है, जहां गरीबी और शोषण ने अनगिनत मासूम जिंदगियों से उनका बचपन हमेशा के लिए छीन लिया है। अब एक ऐसा सवाल है जो सीधे दिल पर लगता है। क्या होता है जब गरीबी किसी बच्चे की जिंदगी से उसका बसंत ही छीन ले? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे दिमाग में गूंजना चाहिए। आज हम उन व्यवस्थागत असमानताओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को इस अंतहीन दुष्चक्र में धकेल देती हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ स्प्रिंग या बसंत ये सिर्फ एक मौसम का नाम नहीं है। ये असल में बचपन की उस मासूमियत, उस खुशी और आज़ादी का प्रतीक है जो हर बच्चे का हक होना चाहिए। लेकिन लॉस्ट स्प्रिंग उस दुखद स्थिति को दर्शाता है जहाँ एक पूरी व्यवस्था बच्चों को इस बसंत का अनुभव ही नहीं करने देती। ये उन बच्चों की हकीकत है जिन्हें खिलौनों की जगह कूड़े के ढेर में अपना भविष्य खोजना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, जहाँ हम मिलेंगे साहिब से और देखेंगे दिल्ली के पास स्थित सीमापुरी की जमीनी सच्चाई। इस कहानी में हमारा सामना एक ऐसे बच्चे से होता है जिसका नाम है साहिब आलम। सुनने में कैसा लगता है? जैसे किसी बहुत बड़े राजा या पूरे ब्रह्मांड के मालिक की बात हो रही हो, है ना? एक ऐसा नाम जो किसी सम्राट पर ही जचे। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ी और कड़वी विडंबना देखिए। ये ब्रह्मांड का मालिक असल जिंदगी में नंगे पैर घूमता है। ये एक कचरा बीनने वाला लड़का है जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सड़कों की धूल फांकने को मजबूर है। नाम और हकीकत के बीच का ये फासला अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। आखिर साहिब इस हालात में पहुंचा कैसे? इसके तार जुड़ते हैं साल 1971 से। यही वो साल था जब साहिब का परिवार ढाका बांग्लादेश से भागकर भारत आया था। उनके पीछे छोड़ गए थे वो हरे भरे खेत और घर जो भयंकर तूफानों ने पूरी तरह तबाह कर दिए थे। अपना सब कुछ खो देने के बाद बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद उन्हें दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी तक खींच लाई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमापुरी में साहिब अकेला नहीं है। वहां ऐसे करीब 10,000 लोग रहते हैं। 10,000! जरा इस संख्या की कल्पना कीजिए। ये सभी कचरा बीनने वाले लोग बिना किसी सीवेज व्यवस्था और बिना साफ पानी के रह रहे हैं। पहचान के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय राशन कार्ड के, जो इन्हें वोट देने और अनाज खरीदने का अधिकार तो देते हैं, लेकिन कोई मानवीय गरिमा नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक ही कचरे के ढेर को देखने का नजरिया उम्र के हिसाब से कैसे बदल जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। वयस्कों के लिए ये कचरा महज रोजी रोटी का साधन है, सर्वाइवल का तरीका है। लेकिन बच्चों के लिए, उनके लिए ये कचरे का ढेर किसी आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तु की तरह है। वे इसमें उम्मीद ढूंढते हैं, क्योंकि कभी कभी उन्हें उस कचरे में 1 या 10 रुपए का नोट मिल जाता है, जो उनके लिए सच में किसी खजाने से कम नहीं होता। खैर, साहिब की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वो कचरा बीनना छोड़कर एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है। वहां उसे महीने के 800 रुपए और मुफ्त खाना मिलता है। अगर हम सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा सुधार लग सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस बदलाव के साथ ही साहिब के हाव भाव और उसके चेहरे की चमक पूरी तरह गायब हो जाती है। यहाँ सबसे जरूरी और मार्मिक पॉइंट ये है कि साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। लेखिका ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। स्टील का कनिस्तर उसके प्लास्टिक के थैले से भारी है। यहाँ बात भौतिक वजन की नहीं, बल्कि मानसिक वजन की हो रही है। वो प्लास्टिक का थैला हल्का था क्योंकि वो साहिब का अपना था, वो आज़ाद था। लेकिन चाय की दुकान का वो स्टील का कनिस्तर भारी है क्योंकि वो किसी और का है। सर्वाइवल के लिए साहिब ने अपनी आज़ादी का सौदा कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, मुकेश की कहानी, जो सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने की हिम्मत करता है। अब हम चलते हैं फिरोजाबाद, जो भारत में कांच की चूड़ियां बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ हालात सच में बहुत ही भयावह हैं। छोटे छोटे बच्चे बेहद खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। वे बहुत ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों के पास बैठते हैं, ऐसी अंधेरी और गंदी कोठरियों में जहां ना ताज़ी हवा आती है और ना ही रोशनी। और सबसे दर्दनाक सच तो ये है कि कांच को पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है,
उसके कारण बहुत से बच्चे बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो बैठते हैं। इस भयानक शारीरिक शोषण से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज है, एक मानसिक बेड़ी जिसे परंपरा का बोझ कहा जा सकता है। मुकेश के परिवार और उस पूरे समुदाय का ये पक्का विश्वास है कि चूड़ी बनाना ही उनकी नियति है। वे इसे अपना ईश्वर प्रदत्त वंश यानी भगवान का दिया हुआ कर्म मानते हैं। उन्हें लगता है कि वे उस भाग्य को बदल ही नहीं सकते जिसमें वे पैदा हुए हैं, और यही सोच उन्हें कोई भी दूसरा रास्ता चुनने से रोकती है। और ये बात बड़ी ही गहराई से दर्शाती है कि इस पूरी स्थिति में कितना बड़ा और अंधेरा विरोधाभास छिपा है। जरा सोचिए, एक तरफ ये कांच की चूड़ियां भारतीय महिलाओं के लिए सुहाग और खुशी का सबसे शुभ प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हाथ इन्हें बनाते हैं, जैसे मुकेश की दादी के हाथ, वे भुखमरी का शिकार हैं। उन महिलाओं ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया है। खुशी के प्रतीक बनाने वाले लोग खुद सबसे गहरे अभाव में जी रहे हैं। और सच कहूं तो ये सब सिर्फ दुर्भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से एक डिजाइन किया हुआ शोषण का दुष्चक्र है। इस सिस्टम में साहूकार, बिचौलिए, पुलिस, नौकरशाह और राजनेता सब शामिल हैं। ये सभी ताकतें एक साथ मिलकर ये तय करती हैं कि ये गरीब मजदूर हमेशा इस जाल में फंसे रहें। अगर वे कभी हिम्मत करके यूनियन बनाने की कोशिश भी करते हैं तो यही ताकतें उन्हें बुरी तरह कुचल देती हैं। लेकिन इतने घुटन भरे माहौल के बावजूद मुकेश बिल्कुल अलग मिट्टी का बना है। उसमें एक गजब की ऊर्जा है। वो साफ शब्दों में कहता है, मैं अपना मालिक खुद बनूंगा। वो इस थोपी गई परंपरा को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसका सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का है। गैरेज उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन मुकेश में वो जज्बा है कि वो वहां तक पैदल जाने को तैयार है। ये एक विद्रोह की आवाज है जो उस जगह पर बहुत ही दुर्लभ है। तो अब आते हैं इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि इन दोनों कहानियों का निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर हम साहिब और मुकेश के सफर को देखें तो दोनों का सामना एक ही तरह की गरीबी से हुआ, लेकिन उनके रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। साहिब आखिरकार अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है। जिंदा रहने की जिद्दोजहद में वो अपनी आज़ादी बेच देता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मुकेश एक उम्मीद की किरण बनकर उभरता है। वो पुरानी परंपरा को चुनौती देता है और अपने सपने को मजबूती से थामे रहता है। अनीस जंग के इस काम का जो सबसे गहरा संदेश है वो यही है कि गरीबी को कभी भी सिर्फ पैसे की कमी मत समझिए। ये दरअसल समाज और राजनीति द्वारा जानबूझकर थोपी गई एक मानसिक गुलामी है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे इस तरह से बनाया गया है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहे, ताकि समाज का एक तबका उनका आसानी से शोषण कर सके। तो आखिर में इस सब को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर गरीबी का ये भयानक दुष्चक्र सच में हमारे समाज द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था ही है, तो आखिर इन मजबूत जंजीरों को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? इन बच्चों को उनका वो खोया हुआ बसंत, उनका वो आज़ाद बचपन वापस कैसे लौटाया जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।